नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल सुशील स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों कल यानी 20 जनवरी को जो है यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ है और एग्जाम हॉल से निकलने के बाद जो है आप सभी के मन में एक सवाल है कि मेरे कितने सवाल सही हुए और हिंदी का लेवल कैसा था। दोस्तों आज के इस विशेष सेक्शन में हम आपके सामने लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर हिंदी सेक्शन का 100% सटीक एनालिसिस। और हम न केवल हर क्वेश्चन का सही उत्तर देंगे बल्कि उसका पूरा पोस्टमार्टम भी करेंगे, यानी गहराई से व्याख्या करेंगे, ताकि आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर रहे। और दोस्तों कल के पेपर की बात करें तो हिंदी का जो सेक्शन था वो काफी बैलेंस्ड था और कुछ सवाल तो बहुत सीधे थे तो कुछ ने बच्चों को थोड़ा घुमाया भी है। जैसे आसुरिस्प्रस्या या यड़ संधि के जो सवाल थे वो थोड़े ट्रिकी थे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम सभी 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अपनी आंसर की जो है वो हाथ में ले लीजिए और मैच करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला प्रश्न है, वायु का तद्भव रूप निम्न विकल्पों में से कौन सा है। देखिए वायु की अगर हम बात करें तो वायु जो है एक संस्कृत शब्द है और आप जानते हैं संस्कृत शब्दों को हम तत्सम शब्द बोलते हैं और इसका जो तद्भव रूप है वो बयार या हवा होता है। जबकि विकल्प में देखें तो विकल्प में आपको पवन और समीर शब्द दिख रहा है। तो ये पवन और समीर जो है ये संस्कृत मूल के शब्द हैं और इसलिए जो है वे तद्भव बिल्कुल नहीं हो सकते। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य को अलग कीजिए। तो सबसे पहला वाक्य है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। दूसरा कह रहा है कि अभंग एक मराठी छंद है और तीसरा है कि एक प्रलंकार हुंकार हुआ और चौथा है आपका कि वहां भारी भीड़ लगी थी और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें कि घोर शब्द, तो घोर शब्द जो है इसका प्रयोग अनुपयुक्त है क्योंकि घोर का प्रयोग जो है ये नकारात्मक स्थितियों के लिए किया जाता है। जैसे घोर का मतलब कोई अपराध घोर किया हो, है ना। और यहां अगर हम सही शब्द की बात करें तो सही शब्द होना चाहिए घनिष्ठ या गहरा, क्योंकि साहित्य और जीवन का घोर संबंध थोड़ी होगा। कोई यहाँ पे हमने कोई भाई अभी मैंने बोला कि घोर का जो यूज होगा वो किसी नकारात्मकता के लिए किया जाएगा, जबकि यहाँ दो चीजों के बीच में संबंध की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे या तो घनिष्ठ होना चाहिए या एक गहरा संबंध होना चाहिए। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, साहित्य और जीवन का गहरा संबंध या घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मेरे द्वारा मकान ढाया गया था, यह वाक्य जो है किस कारक का उदाहरण है। देखिए अगर हम बात करें करण कारक की तो करण कारक जो है इसमें के द्वारा जो है ये करण कारक का विभक्ति चिन्ह है और जब क्रिया किसी माध्यम या साधन से संपन्न होती है तो उसे जो है करण कारक कहते हैं। और यहां क्या हो रहा है कि यहां जो है मकान ढाया जा रहा है और किसके द्वारा ढाया जा रहा है, तो मेरे द्वारा, है ना। यहां लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा मकान ढाया जा रहा है, तो ये मकान ढहाना जो है ये किसी के द्वारा किया जा रहा है। तो यहां पर जो है आपका राइट आंसर होगा करण कारक। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करण कारक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, आज्ञा, वत्स, कवि, अग्नि, ये किस प्रकार के शब्द हैं। देखिए जो सभी शब्द हैं आज्ञा, वत्स, कवि और अग्नि, ये जो तत्सम शब्द हैं और आप जानते हैं कि जो शब्द संस्कृत से बिना किसी बदलाव के जो है हिंदी में आ जाएं तो वे जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। और ये जो है चारों शब्द मूल संस्कृत के ही हैं और इनका जो है रूप बदल गया है। जैसे अग्नि से आप अगर इसको आग कर देंगे तो वे तद्भव में आ जाएंगे, तो अगर हम रूप बदल दें तो वो तद्भव बन जाते हैं। लेकिन जो संस्कृत से बिना बदलाव के एज इट इज उसी जैसे हों तो उनको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्सम शब्द। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। देखिए
जो आसूर्यस्पस्या है ये एक ऐसा मानक शब्द है जो उन स्त्रियों के लिए प्रयोग होता है जो कड़े पर्दे में रहती है। मतलब कड़े पर्दे को आप बोल सकते हैं अंतःपुर, अंतःपुर को बोलते हैं कड़े शब्दों में, मतलब जिसने कभी सूर्य का दर्शन ना किया हो, तो उसके लिए शब्द यूज होता है आसूर्यस्पस्या। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आसूर्यस्पस्या। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कतरनी, झटपट, पीलापन और घुड़साल, इन ये सभी कैसे शब्द हैं? तो देखिए कतरनी, झटपट, पीलापन और घुड़साल जो हैं ये आपके यौगिक शब्द हैं। और आप जानते हैं यौगिक शब्द जो हैं वे होते हैं जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें घुड़साल, तो अगर हम घुड़साल शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका होगा घोड़ा धन साल, और यहां दोनों ही शब्दों का एक अपना अर्थ है। उसी तरह अगर हम बात करें पीलापन, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पीला धन पन, है ना। तो इन दोनों जो पीला और पन है इनका अपना एक सार्थक अर्थ है। और देखिए याद रखिएगा कि अगर दोनों हिस्सों का अपना एक अलग अर्थ हो तो उसी को बोलते हैं यौगिक शब्द। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यौगिक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है वे मेरी सब कथा जानते होंगे, यह वाक्य किस काल का बोध कराता है? देखिए जो आपका संदिग्ध वर्तमान काल है तो ये जो है इसमें क्रिया के अंत में अगर ता होगा, ते होंगे, अगर ये आ रहे हैं तो वो आपका संदिग्ध वर्तमान होता है, क्योंकि यहां वर्तमान समय में क्रिया के होने के प्रति जो है संदेश हो रहा है, तो उसे जो है हम कहेंगे संदिग्ध वर्तमान। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संदिग्ध वर्तमान काल। दोस्तों अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आ रहा है और हमारी मेहनत जो है आपको सार्थक लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिंदी में कुल कितने स्कोर बन रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि पेपर कठिन है, तो अपनी राय जो है हमको जरूर साझा करें, है ना दोस्तों। और साथ ही में मैं बता दूं कि जो संधि के सवाल होते हैं दोस्तों ये हर बार आते हैं। जैसे इस पेपर में मैंने देखा कि जो यड़ संधि है और वृद्धि संधि, इससे जो है काफी ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो अगर आप इन नियमों को एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे, है ना। तो दोस्तों मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे एक संधि का वीडियो लेके आऊंगा जो कि आपको आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आप एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। तो फिलहाल चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है ग्राह का विलोम शब्द क्या है? देखिए ऑप्शन में है अनुग्राह या निग्राह या त्याज या विग्राह। तो आपने पढ़ा है कि जो ग्राह शब्द है तो ग्राह का अर्थ होता है ग्रहण करना, और इसका जो विलोम होगा वो होगा त्याज, क्योंकि त्याज का अर्थ होता है त्यागने योग्य। तो फिलहाल इसका सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जी, बिल्कुल सी, त्याज। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है विकल्पों में से अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है। अकर्मक का मतलब होता है कि वह क्रिया जिसमें कर्म ना हो, मतलब आप सीधा सा समझ सकते हैं कि अकर्मक क्रिया में जो है कर्म नहीं होता है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, दूसरा ऑप्शन है विपदा मुझे घबराती है, और तीसरा है वह तुम्हें लजा रही है, और चौथा ऑप्शन है ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, और लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप जानते हैं कि जो भरना है यहां पर, तो भरना एक अकर्मक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है, क्योंकि जो भरने का प्रभाव है ये सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, और कर्ता यहां पर क्या है, घड़ा, क्योंकि भाई क्या भर रहा है, घड़ा भर रहा है ना। और आप सीधा सा एक टेस्टर में बोल रहा हूं उसको लगा के आप सीधा सा कर्म पता कर सकते हैं। अगर आपसे पता करना हो कि कर्म क्या है तो आप सीधा क्या लगाइए कि क्या भर रहा है, तो घड़ा भर रहा है ना। तो यहां भरना जो हुई वो आपकी अकर्मक क्रिया है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, यह वाक्य किसका उदाहरण है? देखिए अगर हम बात करें संकेतवाचक वाक्य की, तो आप जानते हैं कि जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे तो उसे जो है हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।
और आप जानते हैं कि यहां क्या हो रहा है कि यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मतलब यहां जो है एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही है। तो भाई साहब यहां जो होगा वो आपका होगा संकेतवाचक वाक्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संकेतवाचक वाक्य। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है औ स्वर है। तो औ जो है ये किस प्रकार का स्वर है? आप जानते हैं कि जो संयुक्त स्वर है तो वो जो है दो अलग अलग स्वरों के मेल से बनता है, और जो स्वर दो भिन्न स्वरों से मिलकर बनते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं संयुक्त स्वर। तो यहां जो औ है ये आपका संयुक्त स्वर है, ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा भी जा सकता है और ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी कि संयुक्त स्वर होता क्या है। तो जब दो स्वरों जैसे अ और आ, तो अ और आ के मेल से जो स्वर बनता है या दो स्वरों के दो भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर बने उसे जो है संयुक्त स्वर कहते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त स्वर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है अभिनंदन शब्द का क्या अर्थ है? देखिए आप जानते हैं अभिनंदन जब आपके घर में कोई आता है तो आप उसका अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन का मतलब होता है कि उसका आप स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। तो अभिनंदन का सीधा सा अर्थ है कि किसी पूजनीय या प्रतिष्ठित व्यक्ति का जो है विधिवत सत्कार या स्वागत करना, तो वो कहलाता है अभिनंदन। और आपने अक्सर ये वर्ड यूज किया होगा कि आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है, आपका सत्कार है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है वाक्य के कितने मुख्य अवयव हैं? तो देखिए वाक्य जो है इसके मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि कितने अवयव हैं, तो आप जानते हैं व्याकरणिक दृष्टि से जो है वाक्य के तीन अनिवार्य तत्व या अवयव माने जाते हैं। उनमें से आकांक्षा जो कि पूरा अर्थ जानने की इच्छा की बात करता है, वैसे दूसरा योग्यता जो कि अर्थ बोध की क्षमता को बताता है, और तीसरा आसक्ति या क्रम जो शब्दों का उचित स्थान बताता है। तो फिलहाल वाक्य की बात करें तो वाक्य के मुख्य रूप से तो तीन अवयव हैं, और वो मैंने आपको तीनों बताए कि आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति या क्रम। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा शब्दों का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो आपके ऑप्शन साफ साफ दिख रहे हैं कि पहला है परस्पर, दूसरा है निजत्व, तीसरा है वर्षा, चौथा है वाहवाही और पांचवा है दौड़। तो देखिए जो भाववाचक संज्ञा है, तो आप जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है, मतलब केवल महसूस किया जा सकता है। और आप जानते हैं ऐसे आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप देखते हो, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको आप ना तो देख सकते हो ना ही छू सकते हो, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें कि माता पिता के प्रति जो प्रेम है, तो जो ये प्रेम वर्ड है ये ना तो आप इसको छू सकते हो ना ही देख सकते हो, इसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। वैसे यहां अगर ऑप्शन में देखें तो जैसे है निजत्व, तो निजत्व का मतलब होता है अपनापन, और अपनेपन को आप छू नहीं सकते ना उसको आप देख सकते हो, ये हमारे मन में होता है, ये हमारा एक भाव है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें वाहवाही की, तो वाहवाही का मतलब होता है प्रशंसा, कि अगर आप किसी की प्रशंसा करते हैं, वाहवाही करते हैं, तो ये नहीं कि आपसे किसी ने बोला कि मुझे वाहवाही चाहिए तो आप उसको वाहवाही निकाल के दे दोगे कि हाँ भाई साहब ये लो 1 किलो वाहवाही, 2 किलो वाहवाही। तो वाहवाही को आप देख नहीं सकते ना ही इसको छू सकते हैं, ये हमारे मन का भाव होता है। और जो आपके मन के भाव होते हैं जिनको आप महसूस करते हो, बस उन्हीं को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे हम दौड़ की बात करें तो दौड़ जो है ये क्रिया का भाव है, तो ये भी आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो आपके जो निजत्व हैं, जो वाहवाही है और दौड़ है, ये सभी जो हैं आपके भाववाचक संज्ञा के श्रेणी में आएंगे। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, 4 और 5। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो सबसे पहले योग रूढ़ शब्द आपने पढ़ा होगा और बहुत अच्छे से आपने ये टॉपिक कवर किया होगा। तो देखिए योग रूढ़ शब्द की बात करें तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ के लिए जो है प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें जलज, तो अगर हम जलज का अर्थ देखें तो जलज का अर्थ होता है जल में पैदा होने वाला, है ना, लेकिन यह केवल कमल के लिए रूढ़ है।
लेकिन अगर हम बात करें जलज वर्ड की, तो जलज भाई यहां से हमारा एक तीसरा वर्ड निकल रहा है। जलज जैसी वर्ड आएगा तो आपके मन में कमल की छवि आएगी। तो जहां पर कोई तीसरा अर्थ निकले, मतलब जहां पे यौगिक तो हो वो सब, लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो। अब ये जलज है तो जलज मेनली प्रसिद्ध है कमल के लिए। तो जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं तो इनको भी आप जो है योग रूढ़ शब्द बोल सकते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलज। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, समुद्र के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो आपने पर्यायवाची टॉपिक भी बहुत क्लियरली अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहां समुद्र की पर्यायवाची की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है उदक, तोय और पय। दूसरे ऑप्शन में है अर्णव, अब्धि और वारिस, जबकि तीसरे ऑप्शन में है पयोद, वारिद और नीरद, और चौथे ऑप्शन में है महिधर, तुंग और अद्रि, और लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए समुद्र का जो पर्यायवाची होता है वो आपका अर्णव भी होता है, अब्धि भी होता है और वारिस भी होता है। ये जो तीनों ही नाम हैं ये समुद्र के नाम हैं। और बात करें उदक और तोय की, तो उदक जो और तोय जो हैं ये पानी के पर्यायवाची हैं। साथ ही में अगर हम बात करें पयोद, वारिद और ये सभी जो हैं ये सब बादल के हैं, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि जहां भी दा लास्ट में लग जाए शब्द वर्ड तो वो बादल का पर्यायवाची होता है। इसी तरह हम बात करें अगर महिधर और अद्र की, तो महिधर और अद्र जो हैं ये पर्वत के पर्यायवाची हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्णव, अब्धि और वारिस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आपके सामने ऑप्शन है, नंबर ए परीक्षा, दूसरा ऑप्शन है प्रदर्शनी, तीसरा है भगीरथी और चौथा है पृथक, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो पृथक शब्द है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बाकी शब्दों की वर्तनी देखें तो यहां पर जो परीक्षा लिखा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि परीक्षा ऐसे नहीं लिखा जाता। वैसे अगर हम बात करें भागीरथी, तो भागीरथी नहीं होता है, भागीरथी होता है ना। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर जो होना चाहिए, वैसे परीक्षा भी सही लग रहा है मुझे, फिलहाल पृथक भी सही है, यहां पे मुझे दोनों ही सही लग रहे हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर वैसे तो परीक्षा भी आपका सही लग रहा है, प्रदर्शनी भी सही है, यहां पे पृथक भी सही है, आपका भगीरथी गलत है। देखिए हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक हो, यहां पे निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द नहीं होना चाहिए था, तो शुद्ध शब्द में आपका भगीरथी नहीं है। बाकी अगर हम तीनों की बात करें कि परीक्षा, प्रदर्शनी और पृथक ये तीनों ही शुद्ध शब्द हैं, जबकि भगीरथी जो है ये शुद्ध शब्द नहीं है। भगीरथी को हम भागीरथी लिखते हैं, ना कि भगीरथी। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर तो वैसे सी होना चाहिए, लेकिन फिलहाल आप लोग, ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा इसको अच्छे से। तो मैं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी को मानूंगा। वैसे तो इसमें पृथक भी सही है, तो फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है ना। तो फिलहाल इसका आंसर अभी बाद में हम बताएंगे आपको। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, बहुधा, निरंतर, निदान, आखिरी ये शब्द किस प्रकार के क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं? देखिए जो बहुधा है या निरंतर या निदान या आखिरी, ये सभी जो शब्द हैं ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। और कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? तो ये वे शब्द होते हैं जो क्रिया के होने के समय या उसकी बार बार आवृत्ति का संकेत देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो निरंतर, निदान या आखिरी या बहुधा हैं, ये जो हैं या तो समय या उसकी बार बार आवृत्ति को बता रहे हैं। तो जहां भी समय और उसकी बार बार आवृत्ति का संकेत दिया जाए तो वहां जो है कालवाचक विशेषण होता है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, यद्यपि शब्द किस संधि का उदाहरण है? देखिए यद्यप जो है अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि। यदि में जो आपका यहां पर ई जो है वर्ण आएगा और अपि में आ, तो जहां ई और आ आता है तो वहां या हो जाता है। और आप जानते हैं अगर या, वा और रा इसके पहले कोई आधा वर्ण आए
है ना। तो आप देख रहे हैं या से पहले आधा दा आ रहा है, तो जहां भी या, वा और रा के पहले आधा अक्षर आए तो वहां पर आपका होता है यड़ स्वर संधि। और आप जानते हैं स्वर संधि जो होती है ये 5 प्रकार की होती है: दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। और यड़ संधि पहचानने के लिए सीधा सा है कि जहां या, वा और रा के पहले जो है कोई आधा अक्षर आ जाए तो वहां आपका जो है यड़ संधि होता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यड़। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भीतरी, सुडौल, पिघला और उचित, इन सभी शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? ये किस प्रकार के विशेषण के उदाहरण हैं? तो देखिए, जो भीतरी, सुडौल, पिघला और उचित, ये सभी जो शब्द हैं ये सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। और आप जानते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी संज्ञा के गुण, आकार, रंग या दशा को बताए तो बस उसी को भाई साहब बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे सुडौल है तो सुडौल यहां आकार को बता रहा है। वैसे पिघला की बात करें तो कोई चीज अगर पिघल रही है तो उसकी अवस्था को बताई जा रही है कि वो ठोस से द्रव अवस्था में आ गई। तो जहां पर भी गुण, आकार, रंग या दशा की बात की जाए तो वहां पर जो है आपका गुणवाचक विशेषण होता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, 3 तेरा होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिए, 3 तेरा होना बहुत ही सिंपल सा है ये क्वेश्चन कि तितिर बितिर हो जाना। और आप जानते हैं कि इसका सीधा सा मतलब है, तितिर बितिर का मतलब होता है बिखर जाना या अस्त व्यस्त हो जाना। तो 3 तेरा हो गया। आप बोलते हैं कि कोई चीज 3 तेरा हो गई, 3 तेरा का मतलब वो तितिर बितिर हो गई, मतलब वो चीज बिखर गई या अस्त व्यस्त या इधर उधर हो गई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तितर बितर होना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, विकल्पों में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो शब्द हैं अनायास, दूसरा शब्द है सर्वत्र, तीसरा है वृथा, चौथा है अस्तु और पांचवा है हौले। तो देखिए, अगर हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है ये क्रिया के होने का ढंग या तरीका बताता है। जैसे हम बात करें अनायास, तो अनायास का मतलब होता है अचानक, कि कोई चीज अचानक हो गई, अनायास हो गई। जैसे हम बात करें वृथा, वृथा का मतलब होता है बेकार। वैसी बात करें हौले, तो हौले का मतलब होता है धीरे धीरे, कहते हैं हौले हौले, हौले हौले से हवा चलती है, तो हौले हौले का मतलब होता है धीरे। तो यहाँ जो है ये क्रिया के करने का तरीका बता रहा है कि वो किस तरीके से हो रही है। तो जहाँ भी तरीका बताया जाए या तरीके की बात हो तो वहाँ पर जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जबकि अगर हम ऑप्शन में देखें सर्वत्र, तो सर्वत्र जो है ये किसी स्थान की बात कर रहा है, तो सर्वत्र आपका स्थानवाचक है। जबकि बाकी तीनों जो हैं अनायास, वृथा और हौले, ये सभी जो हैं आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3 और 5। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, आगे नाथ न पीछे पगहा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो बहुत ही आसान है, आपने कई बार सुना भी होगा भाई साहब, अपने घर में ही सुना होगा कि अरे इनके तो ना तो आगे नाथ न पीछे पगहा। तो आगे नाथ न पीछे पगहा का मतलब होता है कि भाई साहब जो कि पूरी तरीके से बंधन मुक्त हो, मतलब जिसका कोई देखरेख करने वाला ना हो या जिस पर कोई जिम्मेदारी ही ना हो। और आपके घर में अक्सर ऐसे बहुत से लोग भी होंगे कि जो अपनी जिम्मेदारी को समझते ही नहीं हैं, है ना। और मम्मी कह देती हैं इनके आगे नाथ न पीछे पगहा, तो इसका मतलब है कि वो बंधन मुक्त है, मतलब वो एकदम स्वतंत्र हैं और इनका कोई देखरेख करने वाला नहीं बचा है और इन पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। तो सीधा सा इसका मतलब है कि किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, तो उसको बोलते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, परमौजस्वी का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो अगर हम परमौजस्वी का संधि विच्छेद करें तो आप जानते हैं कि इसका संधि विच्छेद होगा परम धन ओजस्वी। और अगर हम नियम समझें तो परम में जो आखिरी वर्ण आ रहा है वो आ रहा है आ, और ओजस्वी का पहला वर्ण है ओ। तो जहां आ और ओ ये दो स्वर मिलकर औ बना देते हैं, और जहां औ की ध्वनि उत्पन्न हो तो वहां जो है आपका वृद्धि स्वर संधि होता है। और इसका सीधा सा पहचानने की एक ट्रिक है कि जहां भी अय और औ
आपको दिख जाए तो वहां पर जो है वृद्धि स्वर संधि होती है ना। तो यहां पर जो परम औजस्वी है तो यहां औ की मात्रा आ रही है, और अगर आपको औ की मात्रा दिख रही हो बीच में, वो भी क्योंकि संधि जो है ये बीच में होती है, तो अगर आपको औ दिख जाए, औ की मात्रा दिख जाए तो वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परम धन ओजस्वी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, फारसी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो आपके सामने शब्द कुछ दिख रहे होंगे। तो पहला है टिकट, दूसरा है कबूतर, तीसरा है दिसंबर, और चौथा है पैदावार, और पांचवा है अपील। तो इनमें से जो आपका कबूतर और पैदावार है ये आपके फारसी मूल के शब्द हैं, जबकि जो आपके टिकट, दिसंबर और ये जो अपील हैं ये सभी जो हैं आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 4। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, वह जो ना करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित पद जो और सो ये किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिए, जो आपका जो है या जो सो है ये हमेशा किसी वाक्य के बीच में आते हैं, और ये बीच में आके ये जोड़ने का या संबंध बनाने का काम करते हैं। और आप जानते हैं कि जो सर्वनाम जो है ये वाक्य में आए दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताते हैं, है ना। ऐसे सर्वनाम जो वाक्य में आए क्या करते हैं, दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे, जो, सो, जैसा, वैसा, तो ये सभी जो हैं आपके संबंधवाचक सर्वनाम हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, लिए, निमित्त, खातिर, सबब या मारे ये शब्द किस तरह के संबंधवाचक शब्द हैं। तो अभी मैंने आपसे इससे पहले बताया कि जो संबंधवाचक में भी आपसे पूछ रहा है ये किस प्रकार के संबंधवाचक हैं। तो देखिए, ऑप्शन में कह रहा है हेतुवाचक, दूसरा है व्यतिरेकवाचक, तीसरा है तुलनावाचक, और चौथा है साधनवाचक। तो इनमें से जो आपका हेतुवाचक है, अब आपको शायद आपने ना पढ़ा हो ये हेतुवाचक, तो देखिए जो हेतु का अर्थ होता है वो कारण होता है, और अगर ये शब्द किसी उद्देश्य या कारण जैसे पढ़ाई के निमित्त या डर के मारे इन सभी का बोध कराए तो इन्हें जो है हेतुवाचक कहते हैं। तो यहाँ के लिए, निमित्त या खातिर या सबब या मारे, आपने कारक भी पढ़ा होगा तब भी यहाँ पे उसका यूज हुआ था कि लिए, निमित्त, खातिर, सबब या मारे ये सभी जो हैं कहीं ना कहीं हेतुवाचक, या इनको हम बोलते हैं करण कारक, है ना। करण मतलब के लिए या के निमित्त या के खातिर, तो ये करण कारक भी होगा। लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछे ये किस प्रकार का संबंधवाचक है तो ये आपका हेतुवाचक है ना, हेतुवाचक शब्द है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेतुवाचक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, अभिराम तथा अविराम का अर्थ बताइए। तो अभिराम या अविराम का मतलब क्या होता है। तो आप जानते हैं अभिराम का मतलब होता है सुंदर, है ना, मतलब मोहक, और अविराम का मतलब होता है बिना विराम के, मतलब लगातार या निरंतर कोई चीज करना। अविराम मतलब आपको विराम नहीं करना है, लगातार कोई भी काम करना है, तो उसे बोलते हैं अविराम। तो सीधा सा अभिराम का मतलब हुआ सुंदर या मोहक, और उसी तरह अविराम का मतलब हुआ कि बिना विराम किए, मतलब लगातार या निरंतर। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदर तथा निरंतर। और ये आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, विकल्पों में से ऐसा शब्द चयन कीजिए जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से युक्त हो। मतलब कोई ऐसा शब्द जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से बना हो। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो प्राकृतिक, तो प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक में केवल जो है इक प्रत्यय है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। और आप जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, तो उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं, वैसे ही प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं। तो प्राकृतिक में जो है आपका कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय जुड़ा है। और कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, इक प्रत्यय। वैसे अगर हम स्वागत में देखें तो स्वागत में केवल सु उपसर्ग है ना। और अगर हम तीसरा देखें कठिनतम, तो ये भी कोई उपसर्ग और प्रत्यय से युक्त कोई शब्द नहीं है। और संगत भी बात करें तो संगत भी उपसर्ग और प्रत्यय से नहीं बना है। तो फिलहाल तो इसमें आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बताएं कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो
उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से मिलकर बनते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल लें अधार्मिक, तो अगर हम अधार्मिक का संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा आ धन धर्म धन इक। तो इसमें आ उपसर्ग भी आया और लास्ट में इक प्रत्यय भी आया। तो ये जो वर्ड है ये दोनों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से मिलकर बना है। तो ये आपका होगा कौन सा प्रत्यय? जी बिल्कुल, अधार्मिक जो है ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होगा। तो फिलहाल तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये था 20 जनवरी के यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के हिंदी सेक्शन का पूरा और सटीक एनालिसिस। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और अब आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि आपका स्कोर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों अगर इस पेपर में आपके कुछ सवाल गलत भी हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। हर एग्जाम में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बस अपनी गलतियों से सीखिए और अगले एग्जाम के लिए खुद को और मजबूत बनाइए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपको सेशन में मज़ा आया हो तो भाई साहब अपने दोस्तों को भाई शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिन्होंने कल का ये एग्ज़ाम दिया है। और इस पूरी एनालिसिस की सॉल्व्ड पीडीएफ जो है पाने के लिए आप हमारे ऐप पर आ सकते हैं। मैं ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से मेरा ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हिंदी में 30 में से 30 नंबर आपके बन रहे हैं तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मैं कमेंट जो है पर्सनली चेक करूंगा कि आप कितने नंबर ला पा रहे हैं। तो चलिए जाते जाते भाई भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले एग्जाम की जो है अपडेट और क्लासेस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो और नए एनालिसिस के साथ। तो तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।